हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 7 और 8 मई की जो शिफ्ट हुई हैं, पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, है ना। तो 3 शिफ्टों के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, जो कुछ लोगों के हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जो लोग जुड़े हैं उन्होंने मुझे मैसेज करके क्वेश्चन बताएं। कुछ दोस्तों के भी एग्ज़ाम्स थे, ऑनलाइन फ्रेंड, तो उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस टाइप के प्रश्न रहे हैं। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखिए 7, 8, 9 मई तक आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के। इसके बाद में आपके फिर कुछ दिन का गैप रहेगा, क्योंकि एजेंसी जो है एग्ज़ाम नहीं लेगी, फिर अगले महीने लेगी। मतलब आपके 13, 14, 15, 16 और 16 से लेकर 21 जून तक आपके एग्ज़ाम कंटिन्यू रहेंगे। तो बीच में जो मई का गैप है ना, 9 मई के बाद में जून तक, 13 जून तक कोई पेपर नहीं रहेगा। तो आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं आपको 100% सटीक एनालिसिस बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कहाँ से क्या करना है चीज़ों को। आपके पास 15 से 20-25 दिन है, आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, यकीन मानिए। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है। जिनका पेपर हो गया है वो भी कमेंट करना है, और जिनका नहीं हुआ है उनको भी कमेंट करना है कि भैया कैसे क्या करना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी के कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया होगा 7 और 8 मई का जो आपका है, ये देखिए अच्छा पेपर आया है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कला और संस्कृति की बात करते हैं। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए आपको वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए कला और संस्कृति से अगर आप देखेंगे तो प्रश्न आपका है पटचित्र। पटचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। तो सही उत्तर रहेगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा की ये पटचित्र एक पारंपरिक चित्रकला शैली है, इससे पूछा गया था। इसके बाद में व्याख्या, पटचित्र मुख्य रूप से, अगर अपन इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, पटचित्र मुख्य रूप से उड़ीसा की एक पटचित्र मुख्य रूप से उड़ीसा की एक पारंपरिक कपड़ा आधारित चित्रकला शैली है। इसके चित्रकारों को चित्रकार कहा जाता है। उड़ीसा का रघुराजपुर गांव इसके लिए विरासत शिल्प गांव के रूप में प्रसिद्ध भी है। इसमें कैनवास, इमली के बीज और चाक पाउडर से तैयार सूती कपड़ों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था और अधिनियम पर आधारित एक क्वेश्चन था, तो वो भी देख लेते हैं अपन। इकोनॉमिक्स पे आधारित क्या क्वेश्चन था। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA फैमा किस वर्ष लागू हुआ, जिसने फेरा का स्थान लिया। पहले फेरा हुआ करता था, उसकी जगह पर अभी FEMA फैमा आ गया। तो सही आपका आंसर रहेगा 2000 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। फैमा को 29 दिसंबर 1999 को पारित किया गया था। फैमा 1999, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर 1 जून 2000 से लागू हुआ। फेरा एक सख्त नियामक कानून था, जबकि फैमा एक प्रबंधन कानून है जो विदेश व्यापार को उदार बनाता है। फैमा के तहत नियमों का उल्लंघन अब दीवानी अपराध, सिविल ऑफेंस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन पॉलिटी से, तो वो देखेंगे आप। लद्दाख आधिकारिक तौर पर किस स्थिति को भारत का केंद्र शासित बना। तो आपको ये बताना है किस तिथि को बना। तो सही आंसर रहेगा 31 अक्टूबर 2019 को ये बनता है। अगर इसकी एक्सप्रेशन देखें तो देखिए, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। इसकी संयुक्त राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख का राज्य पशु हिम तेंदुआ है। तो अगर आपसे पूछे तो स्नो लेपर्ड है। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभा है। तो देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 70 सीटों वाली विधानसभा में प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर रहेगा आपका 243Q में, आर्टिकल 243Q में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अनुच्छेद 243Q के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद और आपका नगर निगम। देखिए नगर परिषद जो होती हैं भाई वो छोटे शहरों में होती हैं, कस्बे में ना। इसके बाद में नगर निगम बड़े बड़े शहरों में होती हैं, फिर नगर पंचायत थोड़े से मीडियम स्तर पे आ जाती हैं। तो अपन देखेंगे नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था,
और 12वीं सूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल थे। ये क्वेश्चन पूछे जाता है, देखो अभी पूछ लिया गया, एसएससी बाकी एग्जाम्स में भी आता रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 356। अब 3 आपके शासन होते हैं ना, एक 352, आर्टिकल 352, 356 और 360 है ना। देखते हैं अपन इसकी व्याख्या है। इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। इसे संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। सबसे पहले 1951 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में, ये प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आपातकाल के दौरान इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। प्रश्न, भारत में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार सबसे बड़े क्षेत्र पर है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनको इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है, जहां वार्षिक वर्षा लगभग 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। सागौन टीक यहाँ की मुख्य वृक्ष प्रजाति मानी जाती है। अब आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिला था 2025 पूरा आ रहा है, और 26 में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च तक का, अप्रैल का नहीं दिया गया है ना, एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। तो अप्रैल 2025 में मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड किससे मिला है? तो सही आंसर रहेगा आमिर खान। ये एक्टर हैं आमिर खान, तो इनको ये ह्यूमर का अवार्ड मिला है। जानते हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न, नवंबर 25 में 60वां डीजीपी आईजीपी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर रहेगा आपका रायपुर, छत्तीसगढ़। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ने की और विषय विकसित भारत सुरक्षा आयाम, इसकी थीम वगैरह रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री से आया था। तो हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली क्यों शुरू की थी? तो आंसर रहेगा सेना को संगठित करने, इकट्ठा करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए ये मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी। इसे 1575 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें जात, व्यक्तिगत पद और वेतन दर्शाता था, जबकि सवार घुड़सवारों की संख्या को दर्शाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी के सन्यासी विद्रोह का मुख्य क्या कारण था? तो सन्यासी विद्रोह 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसका क्या मुख्य कारण रहा था? अकाल और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1930 की चटगांव शस्त्रागार छापामारी का नेतृत्व किसने किया था? तो सूर्यसेन, जिनको अपन मास्टर दा भी कहते हैं, सूर्यसेन जिनको मास्टर दा भी कहा जाता है। अब हमारे साइंस से कुछ प्रश्न देखने को मिले थे, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, धूप के चश्मे किस घटना के आधार पर चमक ग्लेयर काम करते हैं? तो सही आंसर रहेगा आपका ध्रुवण, है ना, पॉलराइजेशन। नेक्स्ट, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस बढ़ने पर किस गुण में वृद्धि होती है? तो आयाम, एम्पलीट्यूड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स, अब देखिए रिकेट्स को हम सूखा रोग भी कहते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है भाई? सूर्य की रोशनी से मिलता है ना। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इंपॉर्टेंट है। मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अब उन्होंने पूरी तरह से बता नहीं पाए कि किस प्रश्न क्या था, तो उस हिसाब से टाइप नहीं किया गया, तो अंदाजा लगाया गया है कि इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो देखिए, HDI मानव विकास सूचकांक से संबंधित एक क्वेश्चन था। तो इसके 3 मानक होते हैं, कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। गरीबी रेखा इसका मानक नहीं होता, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी रेखा नहीं होता। एक क्वेश्चन था आपका, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। ठीक, ये कहाँ से है, क्या है? तो यह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा चालू थर्मल पावर प्लांट है। तो ये जानकारी हो जाएगी इसकी। एक क्वेश्चन आपका देखने मिला था, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये पंचवर्षीय पर आधारित है, आपको पता ही होगा। तो पीसी महालनोबिस, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी, इनके बारे में पूछा था कि इन्होंने ISI की स्थापना कब की थी, है ना। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जैसे ISI कहते हैं अपन, स्थापना की थी। इनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विनय पिटक से संबंधित।
तो बौद्ध संघ के भिक्षुओं के नियमों का संग्रह विनय पिटक में मिलता है। इसकी रचना उपाली ने की थी। ठीक है, उपाली जानते हैं आप, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य रहे हैं ना, आनंद, उपाली, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये पट्टचित्र वाला हो चुका है, डबल से टाइप हो गया था, आपने पढ़ ही लिया है। ठीक है, पारंपरिक कपड़ा आधारित चित्रकारों को चित्रकार कहते हैं। नेक्स्ट आपका ये फेमा वाला भी हो चुका था, डबल से हो गया। हाँ, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से लद्दाख आधिकारिक तौर पर कब केंद्र शासित प्रदेश बना? यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बना। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 के तहत बनाया गया। लेह और कारगिल इसकी संयुक्त राजधानियां हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश में अपनी निर्वाचित विधानसभाएं दिल्ली में विधानसभा 70 विधानसभा सीट है। नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान 243 क्यू अनुच्छेद में किया गया था और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति शासन 356 में, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर किया जाता है। अब भूगोल में ये अभी अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है, ये मास्टर ऑफ ह्यूमर अवार्ड पढ़ ही लिया है अपन ने। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से देखेंगे तो देखिए अनुच्छेद 239A के बारे में पूछा था। तो दिल्ली एनसीटी के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है ये ना, ध्यान रखेंगे आप। नगर पालिकाओं के गठन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 243 क्यू में है। ठीक है, अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 नगर पालिकाएं होती हैं। नगर पंचायत ग्रामीण में, शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने के लिए क्षेत्रों के लिए। तो इसके बाद में अगर हम अगला देखें, नेक्स्ट नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। आगे देखें हम, नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय थे। नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल होता है। इसके बाद हम देखें कि सीटों के आरक्षण का उल्लेख 243 में देखा जाता है। तो सीटों के आरक्षण का उल्लेख 243 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इतिहास से, हिस्ट्री से, युद्ध के बारे में, विद्रोह के बारे में। तो 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट प्रणाली सिस्टम शुरू किसने की थी? तो भाई देखो, अगर आप देखेंगे, वैसे फादर ऑफ दी ड्यूअल सिस्टम प्रणाली का तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है ना। लियोनस कार्टियस को ये द्वैध शासन प्रणाली का पिता कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें ये पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैध शासन तो क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि देखो 1764 में बंगाल का जो बक्सर का युद्ध होता है, किस किस के बीच में होता है? तो आपका जो बंगाल, अवध और मुगल वर्सेस EIC, जिसका नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था इसका नेतृत्व ब्रिटिश के शासन के साथ में। ठीक है, और यहाँ पर कौन थे राजाओं में? भाई आपका बंगाल, अवध और नवाब तीनों मिलकर एक तरफ, और एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। तो ये तो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अब हम आते हैं 1765 में। क्या हुआ कि इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि होती है, जानते हैं। तो इलाहाबाद की संधि होती है आपकी, रॉबर्ट क्लाइन है 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में व्यवस्था लागू कर दी थी। द्वैध शासन क्या था? प्रशासन 2 भागों में बांटा गया था। एक तो दीवानी, जिसमें अपन राजस्व वसूली का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के पास आ गया था। दूसरा आपका निजामत, है ना। प्रशासनिक और पुलिस कार्य नवाब के पास रहे, लेकिन नवाब के पास धन न होने के कारण वह केवल नाम मात्र का शासक रह गया। परिणाम इसे बिना उत्तरदायित्व के शक्ति कहा गया, जिसने बंगाल की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में इसकी समाप्ति 1772 में क्या होता है? वॉरेन हेस्टिंग द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर खत्म कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो रक्त का थक्का होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, बायो से है। जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं, कौन सा ब्लड क्लॉटिंग कराता है कहने का मतलब? ठीक है, कौन सा विटामिन कराता है? तो विटामिन K की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फ्लोक्विनान। इसकी कमी से शरीर में चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता,
अगर इसकी कमी हो जाए तो अपने शरीर में कोई चोट लग जाती ना तो खून बंद नहीं होगा, थक्का नहीं लगेगा, है ना, जमेगा नहीं, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, कंटिन्यू बहता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन था आपका, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो अग्नाशय, पैनक्रियास, है ना, इससे पैनक्रियाटिक जूस भी होते हैं, इंसुलिन हार्मोन का भी होता है। आप जानते हो ये अपना जो ब्लड शुगर होता है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह रक्त में, ब्लड में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ हो जाती है। तो कहते हैं ना, घर में किसी को डायबिटीज़ होती है ना, मीठा मीठा नहीं खा सकते वो ज़्यादा, तो वो इसी की वजह से, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। अगला प्रश्न था आपका, भारतीय भूगोल ज्योग्राफी से कूनो नेशनल पार्क के बारे में पूछा था। ये कहाँ पर है कूनो नेशनल पार्क? हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, श्योपुर और मुरैना जिले में आता है। यहाँ दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से प्रधानमंत्री मोदी जी चीते लेके आए थे ना, एक मादा और फीमेल और मेल लाए गए थे। हाल ही में मादा चीता धीरा नाम का था, द्वारा शावकों को जन्म देने के कारण यह सुर्खियों में था। ठीक है, नेक्स्ट था आपका, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? तो विशाखापट्टनम से मुंबई। ध्यान रखना, यह कोविड-19 महामारी के दौरान तरल चिकित्सा ऑक्सीजन एलएमओ की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका आया था, महत्वपूर्ण संस्थान और दिवस से संबंधित। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI के संस्थापक कौन थे? अभी अपन ने देखा, PC महालनोबिस ना, 29 जून के रूप में इनको मनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की थी? तो उत्तर कोरिया, मतलब आपका जो कोरिया गणराज्य, साउथ कोरिया जिसे कहते हैं अपन, दक्षिण कोरिया। इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित थी। अब आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन थे, तो कंप्यूटर से क्या था पढ़ के जाना है आपको भाई। URL का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, कंप्यूटर में ALU का क्या मतलब होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं करना। पॉलिटी से क्वेश्चन था आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? सही आंसर रहेगा 368। क्या है? संविधान के भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ली है। अनुच्छेद 365 के बारे में भी था, तो केंद्र के निर्देशों का पालन न करने पर राज्य पर प्रभाव पड़ सकता है, ये 365। इसके बाद में अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। 360 वित्तीय आपातकाल, जो भारत में अब तक कभी भी नहीं लगा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में था। मार्च 2025 में उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो यामांडू ओरसी, यह उरुग्वे के 43वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका सही आंसर रहेगा बेंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता IBC इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में इनमें से कौन सी विशेषता गलत है? तो बताना था आपको। तो भव्य महलों और मंदिरों का होना, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग और जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती थी, प्रसिद्ध थी। खुदाई में वहाँ से कोई भी स्पष्ट मंदिर या भव्य महल के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जो इसे अन्य समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया से अलग बनाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यहाँ पक्की ईंटों के घर, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें और विशाल स्नानागार पाए गए हैं। इसके बाद में आपका साइंस से क्वेश्चन था, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है ऊर्ध्ववातन विधि द्वारा, इसलिए इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग प्रशीतन, कूलिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन था साइंस से आपका, मनुष्य के शरीर में पीयूष ग्रंथि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ये भी कहते हैं। तो मस्तिष्क के आधार पर होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन था आपका भूगोल और पर्यावरण से संबंधित। तो क्या था? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिला था, डेविस कप का रिलेशन किस खेल से है?
तो भाई आप जानते हैं टेनिस पुरुष से। इसे टेनिस का, तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर आपका हो जाएगा टेनिस पुरुष। इसे टेनिस का विश्व कप भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, बुक्स एंड ऑथर के बारे में देखें तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही आंसर रहेगा आपका मेगास्थनीज। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। उसने इस पुस्तक में मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का वर्णन किया था। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नियुक्तियां वगैरह से एक क्वेश्चन था कि जो 17 नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में संपन्न हुआ था। तो ध्यान रखेंगे आप। मुख्य बात, इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। थीम क्या थी? अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अगला सम्मेलन 2026 18वां वाला जो ब्रिक्स वाला है वो कहाँ होगा? तो हमारे भारत में होगा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के बारे में था एमांडो ओर्सी, जिन्होंने 1 मार्च 2025 को पदभार संभाला है। उरुग्वे की अगर राजधानी पूछे तो मांटेवीडियो और मुद्रा पूछे तो पेशवा है। भारतीय कला, भाषा और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित था। शास्त्रीय भाषाएं से संबंधित था। क्या था? कुल संख्या कितनी है? तो अक्टूबर 25 तक भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं, 24 में 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया था। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को यह दर्जा दिया जा चुका है। जिम्मेदार कौन रहता है? कौन सा मंत्रालय इनकी देखरेख के लिए? तो शिक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। भारतीय संविधान का 106 संविधान संशोधन के बारे में पूछा था। तो क्या है? इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहा जाता है, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके तहत अनुच्छेद 330A और 332A जोड़े गए हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित है एक क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में, इसकी स्थापना MG रनाडे और GB जोशी और SH चिपलूनकर ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 का, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में इसे शुरू किया था। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून भी कहा जाता है या कहते हैं। पुर्तगाली भारत 1530 से 1961 तक पुर्तगाली भारत की राजधानी गोवा थी। सामान्य विज्ञान और टेक्निकल, साइंस एंड टेक का था ये। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में सोडियम बाइकार्बोनेट से संबंधित कुछ पूछा था। तो NaSCO3 इसका फॉर्मूला होता है ना। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से NaCl और पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया से गैस निकलती है। अनुवांशिक जेनेटिक्स, जीन अनुवांशिकता की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। कंप्यूटर से था एक क्वेश्चन। प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और प्रिंटर के बीच अनुवादक का काम करता है। 3D प्रिंटिंग में सबसे आम फाइल एक्सटेंशन .stl है। एक आपका इकोनॉमिक और जियोग्राफी से देखने को मिल रहा था। तो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति इसका गठन करते हैं, जो राज्यों को सहायता, अनुदान, ग्रांट्स इन एड देने की सिफारिश करता है। 1991 की औद्योगिक नीति का मुख्य परिणाम औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन था, जिसने लाइसेंस राज्य को समाप्त किया। कोरोमंडल तट पर वर्षा के बारे में पूछा था। तो शीत ऋतु में यहाँ वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे हम कहते हैं लौटता मानसून, के कारण होती है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जैसे एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 QS रैंकिंग के अनुसार हांगकांग विश्वविद्यालय HKU प्रथम स्थान पर है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये भी पूछा था। यह RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बच्चों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। मानव मस्तिष्क की सुरक्षा, कपाल या खोपड़ी, क्रेनियम बोलते हैं इसको, मस्तिष्क को बाहरी झटकों से बचाती है और यह 8 हड्डियों से बना होता है। एक इंडियन पॉलिटिक्स से देखने को मिला था कि भारतीय संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम किस संबंधित है। तो अभी हमने पढ़ा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी महिलाओं के लिए। ठीक है। वित्त आयोग अभी पढ़ ही लिया हमने, 280 के तहत आता है ना। आधुनिक भारत का इतिहास, पूना सार्वजनिक 1857 MG रनाडे इनके द्वारा, ये पढ़ ही लिया हमने। फिर पुर्तगाली भारत, ये 1530 से 1961 तक की क्या थी? गोवा राजधानी थी। एक क्वेश्चन था आपका 1991 की औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई आपका पता ही आपको ना, एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग, मतलब इसमें था भारत में LPG मॉडल पर आधारित थी। 1991 की पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की गई है।
एक क्वेश्चन देखना मिला था आपको स्पोर्ट और अवार्ड से, 26 के एशियाई खेलों एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा 26 में, तो नागोया जापान में किया जाएगा, वहाँ की एक सिटी का नाम है ये। यह एशियाई खेलों का 20वां संस्करण होगा। इसके बाद में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद शतरंज में ना 5 से 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। इन्हें 1991 से 1992 में यह सम्मान मिला था। पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। स्टैटिक्स से था आपका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश है ना। इन्होंने, इनकी एक पुस्तक का नाम भी है थ्रेशोल्ड होल्ड है ना, ऐसे करके। इन्होंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इन्हें नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी बुक भी बहुत फेमस है, थ्रेशोल्ड होल्ड ऐसे करके है, तो वो आती रहती है। कंप्यूटर, इंटरनेट, आईटी, एसटीटीपी, ये कंप्यूटर और आईटी संबंधित था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था वो। एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह वर्ल्ड वाइड वेब का डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक मुख्य प्रोटोकॉल है। कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसको, पनाह स्तर। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें रखा डेटा डिलीट हो जाता है अपने आप, है ना। अब विज्ञान और मानव स्वास्थ्य, बायोलॉजी संबंधित है। एक पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो सही उत्तर हार्ट, आपका हृदय देखने को मिलेगा, ठीक है। सही, ये पेस मेकर जो है ना आपका किससे था भाई, हार्ट से। अब जब हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है, उसे नियंत्रित करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो हार्ट बीट हो जाती है ना, वो अनियमित हो जाती है, मन अनरेगुलर हो जाती है, रेगुलर नहीं रह पाती है ना, बीच बीच में ब्रेक होने लगती है, तो उसके लिए आपको पेस मेकर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो धड़कन एकदम रेगुलर कर देता है। तो अपन देख लेते हैं इसको डायग्राम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए ना। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। ये जो पेस मेकर लगा ना, ये येलो कलर का मैंने जो बना दिया, इसको पेस मेकर कहते हैं। हार्ट किसमें अपन ऐड कर दिए जाते हैं ना, इसको पेस मेकर कहा जाता है इसको। ये पेस मेकर है, मैं यहाँ पर राइट भी कर दे रहा हूँ, ये पेस मेकर है, ये आपका पेस मेकर, ये इस टाइप से होता है, काफ़ी महंगा लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर, सबसे बड़ी पूछे तो लीवर है ना। बाहर अगर आपकी जो एक्सटर्नल पूछे आपकी क्या है ग्रंथि कौन सी है, तो वो स्किन हो जाएगी आपकी। और इंटरनल में पूछे तो भाई लीवर आएगा ना। ये आंतरिक है आपकी, ये आपकी आंतरिक है लीवर, ये वाली। और अगर बाहरी पूछे तो बाहरी, तो सबसे बाहरी क्या है, देखो स्किन कितनी लंबी है, पैर क्या, अंगूठे से लेकर सिर तक आपकी स्किन ही स्किन है, त्वचा, तो बाहरी हो जाएगी आपकी त्वचा, ये सबसे बड़ी है ना। और ये आंतरिक सबसे बड़ी, और इसका 1.5 किलो के आसपास इसका वजन रहता है लीवर का। यह पित्तरस बाइल जूस का स्राव करती है और शरीर के विषारण डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है ना। तो आंतरिक सबसे बड़ी आपकी लीवर हो जाएगी ग्रंथि। और अगर बाहरी पूछें, आंतरिक मतलब इंटरनल, और एक्सटर्नल अगर बाहरी पूछें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो वो त्वचा हो जाएगी आपकी। तो भैया ये आपका एनालिसिस था, एकदम 100% एनालिसिस था आपका। तो ये 100% ये अपना डिलीजेंट रोहित यूट्यूब चैनल है। तो सभी लोग, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे आप, ठीक है। शेयर भी करेंगे आप, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली जो एनालिसिस वाली वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये अपना चैनल था, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है आपको। तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और जितने भी लोग हैं लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना है। और आप लोगों का कब एग्ज़ाम है ये भी बताना है। फिर अपन मैथ की बात और कर लेते हैं थोड़ा इसमें, कि मैथ का कैसा क्या आया था। तो देखिए मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स कैसा आया था आपका,
सेक्शन वाइज आया था पूरा पेपर, है ना। 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग, ये 30 क्वेश्चन थे इसमें आपको देखने को मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, और रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन, समय दूरी चाल, समय दूरी चाल, इसके बाद में औसत, रेशो, एडवांस की बात करें तो ये तो अर्थमेटिक का था। एडवांस में आपका नंबर सिस्टम से देखने को मिला है। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ था, मेंसुरेशन था, ठीक है। एलजेब्रा था आपका, बेसिक क्वेश्चन था। टिग्नोमेट्री था आपका, टिग्नोमेट्री भी था, ठीक है। स्टैटिक्स वगैरह देखने को नहीं मिला है, अब आने वाली शिफ्टों में हो सकता है ही देखने को मिले। इतने सारे एडवांस रहता है। अब इसमें अर्थमेटिक में कुछ और थे, जैसे कि आपका बोर्ड मास वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वाले थे, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आसानी था आपका, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन करने लायक थे, डूएबल थे। 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन थे, तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिले थे वो क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें तो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में देखिएगा आप, देखो रीजनिंग का क्या था, कैसा पैटर्न था। रीजनिंग बहुत सिंपल था। जितने अभी जो ग्रेजुएशन वाला हुआ है ना आपका एनटीपीसी, ग्रेजुएशन आरआरबी एनटीपीसी, उसके ना आप क्या करो, और ग्रुप डी वाला जो पेपर हुआ है उसके PYQ क्वेश्चन लगा लो, है ना। पूरे के पूरे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो रीजनिंग और मैथ्स पे अच्छी पकड़ बना लो, अभी टाइम है। ये जो मैंने बताया आपको वो टॉपिक अच्छे कर लो जिनका नहीं है, और मॉक लगाना भी बहुत चालू कर दो ना भाई। जिन लोगों ने मॉक भी नहीं लगाया, जिनका अगले महीने पेपर है, तो खूब मॉक लगाओ। मॉक कौन सा लगाना है आपको, PYQ पेपर वाला, PYQ लगाना है, कुछ अलग नहीं करना है, इनको ही रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट अफेयर्स। ये करेंट अफेयर्स ना भाई 10 से 12 नंबर का आ रहा है, 10 to 12 क्वेश्चन 10 से 12 नंबर का आ रहा है। और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, पूरा 2025 का पूरा आ रहा है। इसके बाद में 2026 में अगर आप देखेंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने का आप कर लीजिएगा। और ये आप कुमार गौरव सर की कर सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस वाले, 1 साल का उन्होंने करा रखा है, कुमार गौरव सर से देख लीजिए, फंस जाएगा आपका। और यहाँ कर भी, यहाँ वाला जो है ना, आप वो भी कुमार गौरव सर का देख सकते हैं, मंथली वाला, उनकी बुक भी आती है, उससे भी पढ़ सकते हैं आप, बहुत हेल्प मिल जाएगी। और अगर आप देखें तो स्पीडी बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, स्पीडी करंट अफेयर्स, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सब्सक्राइब करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो। नेक्स्ट शिफ्ट में हम फिर मिलेंगे अगली शिफ्ट का एनालिसिस के लिए। थैंक यू।